ये कहानी एक मैकेनिकल इंजीनियर चू यी की है। कार एक्सीडेंट के कारण उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में चला गया और वहां के एक नाजायज राजकुमार लैंडन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग घोड़े पर सवार होकर यात्रा करते हैं और तलवारों से लड़ाई करते हैं। लेकिन क्या होगा जब धरती का एक बेवकूफ इंजीनियर उस पुरानी दुनिया में बंदूक और तोप का आविष्कार कर दे? क्या उस दुनिया के लोग लैंडन के मॉडर्न हथियारों का सामना कर पाएंगे? आइए जानते हैं। छोटे लैंडन, क्या तुम ठीक हो? एक घबराई हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। चू यी एक धीमी आवाज सुनता है और सोचता है, यह आवाज किसकी है? क्या मैं मर नहीं गया? तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। आह! चू यी अपना सिर थामने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक तेजस्वी महिला और एक सुंदर लड़की को देखता है। महिला एक देवी की परिभाषा है। हालांकि वो बहुत थकी हुई दिखती है। उसके भूरे बाल और सुरुचिपूर्ण मुद्रा किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है। मध्यम आयु की महिला को और अधिक गंभीरता से देखने पर यह स्पष्ट है कि उसका जीवन कठिन रहा है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेहद खूबसूरत है। अगर वो धरती पर होती तो उसे एक ऐसी सुंदरता जो एक राष्ट्र को नष्ट कर सकती है के रूप में वर्गीकृत किया जाता। उसके काले बालों से लेकर उसकी हरी आंखों तक उसकी हर चीज मिस वर्ल्ड की तरह लगती है। उसे ध्यान से देखने पर वो 15 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। औरत और लड़की उसे जोर जोर से हिलाते हुए रो रही थी। चू यी ने सोचा, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुम लोग मुझे जोर से नहीं हिला सकते? मुझे डर है कि मैं इससे सचमुच मर जाऊंगा। चू यी को किसी और दिन इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस समय उसका शरीर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो और ज्यादा जोरदार झटके नहीं झेल सकता था। मैं ठीक हूँ माँ लूसी, रोना मत। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। छोटे लैंडन, तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जान पाऊंगी कि कैसे जीना है। भाई लैंडन, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तुम 2 दिनों से आराम कर रहे हो। तभी उसके पेट से आवाज आई। गृहिणी महिला ने गाड़ी की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, कृपया गाड़ी रोकिए छोटे लैंडन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाऊं। भाई लैंडन, मैं आंटी की मदद करूंगा ताकि आपको जल्दी से खाना मिल सके। आप बस यहाँ बैठो और आराम करो। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। जब लूसी और उसकी माँ गाड़ी से बाहर निकले तो उसने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो धरती पर एक सफल 26 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर था। वो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को भी जानता था। उसे अपनी नौकरी में अभी अभी बड़ी बढ़ोतरी मिली थी और काम से वापस आते समय उसकी कार दुर्घटना हो गई। आह! बस तभी मुझे मोटी तनख्वाह मिली। अब वो अरेडिना के 15 वर्षीय नाजायज राजकुमार लैंडन बार्न के शरीर में है। उसकी माँ किम ओबली महल में एक नौकरानी थी। जब उसके भाई तीसरे राजकुमार जेम्स बार्न का जन्म हुआ तो राजा ने जश्न मनाने के कारण बहुत अधिक शराब पी ली थी। अपने कमरे में वापस जाते समय उसने अपनी माँ किम को देखा और उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में राजा को पता चला कि वो गर्भवती थी। उसने उसे महल में काम करना बंद करने के लिए कहा और उसे महल के पीछे एक छोटा कमरा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वह उसे शर्मिंदा करे। राजा की पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो हमेशा उसकी माँ को देखकर उसे परेशान करती थीं। जब भी उसके पिता उसे या उसकी माँ को देखते तो वो उसे घृणा से देखता और अपनी माँ को इस तरह से देखता जैसे उसे सोने की खोदने वाली कह रहा हो, जैसे कि वो भूल रहा हो कि उसने ही किम के साथ जबरदस्ती की थी। लूसी के लिए वह भी बैरन गुस्ताव की नाजायज बेटी है। उसकी मां की मृत्यु के 4 महीने बाद बैरन ने उसे अपनी बेटी के रूप में घोषित कर दिया। तब लैंटन की मां ने उसे लैंडकम के लिए एक निजी नौकरानी के रूप में रखा। किम ने हमेशा सुना था कि कैसे लूसी सड़कों पर घंटों तक भोजन के लिए भीख मांगती थी। उसे लूसी पर दया आती थी और वो उसे अपने पास रखना चाहती थी ताकि कोई उसका दुरुपयोग न करे या उसे चोट न पहुंचाए। वो लूसी को बेटी की तरह प्यार करती थी। लूसी 10 साल की उम्र में लैंडन के घर चली गई और तब से हमेशा उसके साथ ही रहती है। उनके पिता के 6 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। एली बार्न पहली पत्नी से 19 साल का पहला राजकुमार, जेनेट बार्न तीसरी पत्नी से 18 साल की पहली राजकुमारी, कॉनर बार्न हालांकि जेनेट से छोटा था लेकिन दूसरी पत्नी से दूसरा राजकुमार भी 18 साल का था, कैरी बार्न पहली पत्नी से 17 साल की दूसरी राजकुमारी, जेम्स बार्न तीसरी पत्नी से 16 साल का तीसरा राजकुमार, और फिर मैं, नाजायज राजकुमार लैंडन बार्न। वे सभी लैंडन को बहुत परेशान करते थे, उसके साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार करते थे। इतनी नफरत की वजह से लैंडन बहुत परिपक्व, शांत और अंतर्मुखी हो गया। 1 महीने पहले जब लैंडन 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह बेमार्ट जागीर का मालिक है। ये भी घोषणा की गई कि बेमार्ट को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सार्वजनिक ज्ञान था कि बेमार्ट एक बंजर भूमि थी जहां लोग भूख और अत्यधिक ठंड से मर जाते थे। हालांकि बेमार्ट साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन भूख के कारण लोग शहर से बाहर चले गए। बेमार्ट साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। बेमार्ट के सामने साम्राज्य है और पीछे अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूल रूप से उसे और उसकी मां को अपनी नजरों से दूर निर्वासित कर दिया। साथ ही यह तथ्य कि बेमार्ट अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है भले ही वहां युद्ध छिड़ जाए, साम्राज्य नागरिकों की मदद नहीं करेगा।
क्या चालाक बूढ़ा मूर्ख है, अब मैं लैंडन बार्न हूँ, चू यी नहीं। मुझे इस जगह को विकसित करने की जरूरत है। चू यी ने सोचा। जैसे ही लैंडन उठने वाला था, उसने एक आवाज सुनी। होस्ट चयनित, प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। 20% पूर्ण, 35% पूरा, 71% पूर्ण, 100% पूर्ण। लैंडन को झटका लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर ये सिस्टम कहानियां सच थी। आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। यह एक बहुत ही भावहीन यांत्रिक आवाज थी। डिंग, क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? बांध। डिंग, तकनीकी सिस्टम की बाइंडिंग पूरी हो गई है। इस दुनिया में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए होस्ट को कड़ी मेहनत करनी होगी, तुरंत जवाब मिला। लैंडन दंग रह गया। वो अंदर से उत्साहित था। सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? लैंडन ने उत्सुकता से पूछते हुए पलकें झपकाईं। जब होस्ट धरती पर था तो होस्ट की आईक्यू 260 थी। वर्तमान में होस्ट धरती पर उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था, जिससे सिस्टम होस्ट से जुड़ सकता था। होस्ट के उच्च आईक्यू स्तर के साथ सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान तक पहुंचना आसान होगा। सिस्टम के लिए न्यूनतम आईक्यू आवश्यकता 250 है। तो मैं सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था, ये समझ में आता है। वाह, रुको, क्या? सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है? मेजबान को जवाब देते हुए, हाँ, पृथ्वी पर और भी बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। मेजबान की सौभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण मेजबान ही अगली सबसे अच्छी चीज थी। लैंडन के मुंह से खून निकलने लगा। किसके लिए भाग्यशाली? आपके लिए या मेरे लिए? वैसे भी अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिस्टम, मैं आपका उपयोग कैसे करूं? सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि होस्ट के पास विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है, तो सिस्टम इसे पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगा। कार्य पूरा होने के बाद होस्ट को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा होस्ट सिस्टम से बुनियादी उपकरण खरीद सकता है जो होस्ट के मिशनों के लिए सहायक होंगे। बुनियादी उपकरण खरीदें। हाँ, मेजबान इन उपकरणों को अनुभव, प्रौद्योगिकी और बोनस अंकों के साथ खरीद सकता है। अनुभव अंक तब प्राप्त होते हैं जब मेजबान सिस्टम से ज्ञान का उपयोग मेजबान के राज्य को बेहतर बनाने के लिए करता है। प्रौद्योगिकी अंक तब प्राप्त होते हैं जब उन्नत तकनीक बनाई जाती है, जबकि बोनस अंक तब प्राप्त होते हैं जब मेजबान अपनी बुद्धि का उपयोग करके नए आविष्कार करता है या प्रमुख मुद्दों को हल करता है। सिस्टम में असीमित स्तर है। आप जितना ऊपर जाते हैं, स्तरों को पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लैंडन के सामने एक स्क्रीन खुल गई जिस पर उसे उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई गई। ग्रेटर दैन होस्ट का नाम लैंडन बार्न, ग्रेटर दैन आयु 15, ग्रेटर दैन स्थिति अरेडिना का निर्वासित राजकुमार, बेमार्ट का नया राजा। ग्रेटर दैन स्तर शुरुआती, ग्रेटर दैन वर्तमान स्थिति बहुत कमजोर। यदि होस्ट को लंबे समय तक हवा में खड़ा रखा जाए तो होस्ट उड़ जाएगा, नोलेट विस्प से जहर। लैंडन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। क्या यह मेरे पिता राजा थे या मेरे सौतेले भाई बहन? धिक्कार है। मैं अभी अभी आया हूं और मुझे पहले से ही जहर दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब माँ और लूसी ने मुझे पहले हिलाया तो मुझे मरने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगभग लगा कि वे दोनों अंडरकवर बॉडी बिल्डर हैं। ये सोचना कि राज्य छोड़ते समय मुझे जहर दिया गया था, मुझे पहले से ही निर्वासित किया गया था। वे मुझे जाने क्यों नहीं दे सकते थे? छी, तुम जो भी हो, इस डैडी को तुम्हें पकड़ने मत दो। हे। अचानक उपहार की तरह लिपटा हुआ एक बॉक्स स्क्रीन पर आया जिसने उसे चौंका दिया। सिस्टम स्टार्टर पैक, खेती के परिचय पर ज्ञान। मेजबान को अपने लोगों की सहायता के लिए उन्नत उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि को विकसित करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में सिस्टम मेजबान को पूरी तरह से ठीक कर देगा, जबकि मेजबान को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत देगा। लैंडन ने पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत अपने मस्तिष्क में ज्ञान की लहर महसूस की। उसी समय उसे लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। जानकारी को पचाने के बाद उसने अपनी कलाई को देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो पहले भूत के शरीर जैसा दिखता था, बदलने लगा। समय बीतने के साथ उसका हाथ और अधिक मानवीय दिखने लगा। अपने शरीर का आकलन करने के बाद उसने मिशन टैब पर नजर डाली। 2 मुख्य मिशन थे। उसने पहले पर क्लिक किया। मिशन, क्या आपकी जमीन वाकई बंजर है? खेती के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और खाद्यान्न की कमी की समस्या को ठीक करें। आपका साम्राज्य इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपनी भविष्य की तकनीक की रक्षा कर सके। साम्राज्य के मजबूत होने के लिए लोगों का मजबूत होना जरूरी है। उप मिशन, भविष्य के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए प्रणाली का उपयोग करना। इनाम, मेजबान को बारूद और तोप बनाने का ज्ञान भी मिलेगा। मेजबान को 100 विकास अंक भी मिलेंगे। समय सीमा, किसी विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। लैंडन को लगा कि यह उचित है। अगर उसके इलाके में लोग भूखे रह गए तो कोई भी उसके राज्य की रक्षा के लिए काम नहीं करना चाहेगा या लड़ना नहीं चाहेगा। उसे किसी भी चीज से पहले भोजन की जरूरत थी। उसने दूसरा मिशन चुना। मिशन, स्तर 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा करें। आवश्यकताएं, 2000 अनुभव अंक और 10,000 प्रौद्योगिकी अंक आवश्यक है। समय सीमा, किसी विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं। इनाम, लेवल 2 अनलॉक। लैंडन ने कंधे उचका दिए। मैं वैसे भी यह करूंगा, इसलिए यह वास्तव में कोई गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता होगी।
इसमें कम से कम 5 मिशन या उससे ज्यादा लगेंगे, तभी मैं लेवल अप कर पाऊंगा। सिस्टम, क्या आप मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हैं? मेजबान ने उत्तर दिया कि वर्तमान विश्व को हर्टफिलिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं। जिस महाद्वीप में मेजबान वर्तमान में रहता है उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो में 5 साम्राज्य हैं: अरेडिना, कैरोना, डेफिरस, टेरिक और योदान। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 प्रमुख शहर और 30 छोटे शहर हैं। मेजबान की वर्तमान जागीर को बेमार्ट कहा जाता है। यह अरेडिना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिस्टम, मुझे बेमार्ट के साथ स्थिति बताओ, उसने उत्सुकता से पूछा। बेमार्ट 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिस्टम ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान में वहां 1582 लोग रह रहे हैं। साम्राज्य के छोटे शहरों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। मेजबान का साम्राज्य एक बड़े शहर के रूप में छोटा पड़ जाता है। मेजबान साम्राज्य वर्तमान में साम्राज्य के छोटे शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। बेमार्ट के क्षेत्र में लगभग कोई भोजन नहीं है। लोग अपना भोजन ज्यादातर मछली पकड़ने से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पूरी आबादी के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। बेमार्ट में सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती हैं। वह अपनी समग्र स्थिति से संतुष्ट था। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और उसे पता था कि क्या करना है। उसने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को और ध्यान से देखा। कोई भी देख सकता था कि यह घिसी पिटी थी और आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जैसी लग रही थी। वैसे भी उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अभी भी हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राजा उन्हें विदा करने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। कितना कंजूस आदमी है, उसने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वो बाहर निकलकर अपनी मां को ढूंढने वाला था, लूसी अंदर आ गई। उसने उसे देखा और चौंक गई, जबकि कई बार पलकें झपकाईं। भाई लैंडन फिर से अपने पुराने रूप में दिखने लगा है। वो वास्तव में खुश थी। भाई लैंडन, अब तो आप पहले से बेहतर दिख रहे हैं। क्या आप गाड़ी के अंदर खाना पसंद करेंगे या बाहर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर खाऊंगा। वो गाड़ी से बाहर निकला और लूसी के पीछे चला गया। वहां फर्श पर लोगों के 10 समूह बैठे थे। हर एक समूह में कम से कम 30 लोग भोजन के ढेर के चारों ओर इकट्ठे थे। जब वो वहां से गुजरा तो वे एक घुटने पर झुक गए और उसे उचित सलामी दी। महामहिम को नमस्कार, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आप सभी को बैठ जाना चाहिए और ऐसी औपचारिकताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। पुरुषों को राहत मिली और वे वापस बैठ गए। वो सिर हिलाते हुए लूसी का पीछा करता रहा। जब उसने अपनी मां को देखा तो वो उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे और अधिक गंभीरता से देखा, उसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाया। फिर उसने उसे गले लगाया और फिर अपने हाथ उसके सिर पर रखे जैसे कि उसका तापमान जांच रही हो। उसी समय लूसी ने उसकी कलाई पकड़ी जैसे कि उसके दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने उसका चेहरा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाया जैसे कि खुद को यकीन दिला रही हो कि वह वास्तव में ठीक है। मैं भगवान के लिए एक राजा हूँ। तुम लोग मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। मेरे आदमी मुझे इस तरह देखकर क्या सोचेंगे? तो तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह हिलाने से मुझे चक्कर आ जाएगा, उसने सोचा। छोटे लैंडन, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हालांकि तुम बेहतर दिख रहे हो। जब हम बेमार पहुंचेंगे तो हम एक चिकित्सक की तलाश करेंगे। यहाँ और खाना खाओ। जैसे ही उसकी मां बोल रही थी, उसने एक बड़ी प्लेट निकाली और प्लेट में खाना डालती रही। लैंडन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसकी प्लेट समूह में सबसे बड़ी थी। समूह को भूल जाओ, यह अब तक की सबसे बड़ी प्लेट थी जो उसने अपने जीवन में देखी थी। कोई इस प्लेट का उपयोग खाने के लिए कैसे कर सकता है? मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे भरे पेट से मारना चाह रहे हो? भाई लैंडन, मेरा कुछ खाना ले लो। लूसी बोलते बोलते प्लेट में और भी खाना डालती रही। उसकी माँ उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना डालती रही। जब उसने आखिरकार खाना डालना बंद किया तो उसने उसका चम्मच पकड़ा और खाना उसके मुंह की ओर बढ़ाया। हे भगवान, अब हम मुझे भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं पाया और अंदर ही अंदर चिल्लाया। जब किम ने देखा कि वो चम्मच पर रखा खाना नहीं खा रहा है तो उसने सोचा कि शायद यह इसलिए है क्योंकि यह बहुत गर्म है। इसलिए उसने वही किया जो कोई भी माँ करती, उसने चम्मच पर रखा खाना उड़ा दिया। वह है, यहाँ छोटे लैंडन, अब ठंड है, जल्दी से खा लो। लैंडन अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपने समूह के पुरुषों के समूह की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वे हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में उनमें से एक की आंखें लाल और हिंसक के बीच अजीब मिश्रण में बदल रही थी। उसने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और अपनी हंसी को रोकते हुए खाना जारी रखा। क्या माँ होने का यही एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मुझे खाना खिलाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार मुझे एक बीमार आदमी माना जाता है, इसलिए यह इतना अजीब नहीं है ना? वो सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अपने पिछले जन्म में वो एक अनाथ था जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में, हालांकि उसका पिता एक दुष्ट है, उसकी माँ एक देवदूत है, वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। लूसी को देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। वो अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस तथ्य के साथ कि वह अपना समय बूढ़े लैंडन की देखभाल करने में बिताती थी। जब भी उसे धमकाया जाता था तो वह हमेशा उसका साथ देती थी।
वो वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अब से उसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वो अपनी माँ और लूसी से बहुत प्रभावित था, लेकिन वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या मैं तुम औरतों को एक छोटे सुअर जैसा दिखता हूँ? 3 बड़े आदमी मेरी प्लेट में जो है उसे खा सकते हैं और फिर भी कुछ बच जाएगा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन लूसी और उसकी माँ के उत्साहवर्धक चेहरों को देखकर उसने सब कुछ खाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि आज वो दिन है जब मैं अधिक खाने से मर जाऊंगा। जब लैंडन और उसकी मां ने राजधानी छोड़ी थी, तो उन्हें सिर्फ 330 शूरवीर दिए गए थे। ज्यादातर बैरन और ड्यूक के पास कम से कम 3000 शूरवीर थे। जब उसके भाई 15 साल के हुए, तो उन्हें शासन करने के लिए समृद्ध शहर दिए गए, जहां उनके संरक्षण में कम से कम 10,000 शूरवीर थे। यहां तक कि उसकी बहनों को भी उससे ज्यादा शूरवीर दिए गए। हालांकि उसकी बहनों को राजधानी में महल दिए गए थे और शासन करने के लिए शहर नहीं, लेकिन उन्हें उनके शासन और आदेश के तहत 3,000 शूरवीर दिए गए। उसके बाद आने वाले शूरवीरों को साम्राज्य द्वारा शूरवीरता के लिए सबसे खराब प्रतिभा वाला माना जाता था, या उनके पास उचित प्रशिक्षण की कमी थी, या उन्हें राजा के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था। कुल मिलाकर ये शूरवीर वास्तव में अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य के लोगों द्वारा धमकाया जाता था। लेकिन इन लोगों में 5 उत्कृष्ट शूरवीर थे। लुसियस एक नाइट कमांडर था जिसे साम्राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। जब उसने इस्तीफा दिया और कहा कि वह लैंडन के साथ बेमार जाएगा, तो बहुत से लोगों को झटका लगा। बेशक उसे नहीं, क्योंकि वो अपनी यादों के आधार पर किसी से भी बेहतर जानता था। लुसियस ने जब से उसे याद है, तब से एक पिता की तरह उसकी देखभाल की है। ये स्पष्ट है कि लुसियस के मन में अपनी माँ के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे देखने में बहुत मूर्ख है। वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या मुझे उन्हें एक साथ लाने की जरूरत है? आखिरकार माँ भी खुशी की हकदार है। जब वो सोच रहा था, तब उसने खाना खाना और इधर उधर देखना जारी रखा। उसने लुसियस के पास बैठे 3 लोगों को देखा। वे जोश, मार्क और गैरी थे। वे सभी लुसियस के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका अनुसरण करते थे। बेशक वे लैंडन को भी भाई की तरह मानते थे। वे सभी कड़ी मेहनत करते थे और नाइट कैप्टन का पद प्राप्त करते थे। अंत में उसने ट्रे पारसी की ओर देखा, जो उसका निजी शूरवीर और अंगरक्षक है। ट्रे लैंडन के प्रति इतना वफादार है कि आपको लगेगा कि यह उसकी लत है। वह हमेशा लैंडन के करीब रहता है, हर समय उसकी रक्षा करता है। वे आमतौर पर साथ खेलते हैं और यहाँ वहाँ मजाक करते हैं। ट्रे के दिल में लैंडन उसका भाई है। हालांकि ट्रे केवल 19 वर्ष का है, वो बेहद मजबूत है और उसने नाइट लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। साम्राज्य में शूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और ताकत का आकलन करने के बाद रैंक दी जाती थी। शूरवीरों की रैंक सबसे कम पुरस्कृत पद से शुरू होती है, एक स्क्वायर से पेज तक, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में प्रोवेस्ट। जब उन सबका पेट भर गया, तो उन्होंने अपने नए घर बेमार्ट की ओर यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, लैंडन की सांस फूलने लगी। शहर लगभग राजधानी जितना ही बड़ा था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ की जमीनें बंजर हैं, लेकिन कोई मूर्ख ही इसे सच में छोड़ सकता है। शायद मेरे पिता ने यहाँ चल रहे संकटों के बारे में सिर्फ सुना था और कभी शहर में जाकर इसकी जांच नहीं की। सचमुच मूर्ख है, लैंडन ने सोचा। बेमार्ट के चारों ओर बहुत ऊंची शहर की दीवारें थीं, जो लगभग 16 मीटर ऊंची लग रही थीं। बेमार्ट में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक बाहरी गेट पोस्ट था। ये बिल्कुल फिल्मों में दिखाए गए मध्ययुगीन शहर जैसा लग रहा था। जब वे शहर से गुजर रहे थे, तो लोग उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। वो लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। क्या यह नया स्वामी और उसका परिवार है? क्या आपको लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है कि नए स्वामी को साम्राज्य में कोई विशेष सम्मान नहीं मिल रहा है। सच में? तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया है? जैसे ही वे आगे बढ़े, लैंडन ने इस नए राज्य की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये लोग बेहद गरीब थे और उनके पास अभी कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे अपना भोजन मुख्य रूप से मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार करके प्राप्त करते हैं। अगर उसे राज्य चलाना था, तो उसे पैसे की जरूरत थी, बहुत सारा पैसा। सौभाग्य से उसकी माँ और बूढ़ा लैंडन समझदार थे। उसकी माँ ने उसके जन्म से ही अपने सारे सिक्के जमा करना शुरू कर दिया था, जबकि लैंडन ने 7 साल की उम्र से ही बचत करना शुरू कर दिया था। रॉयल प्रिंसेस को 7 साल की उम्र से ही मासिक भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब वे पेज के रूप में अपनी नाइट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जब वे राजधानी में थे, तो राजा की पत्नियों को हर महीने 500 सोने के सिक्के मिलते थे, जबकि उनकी माँ सिर्फ 200 सोने के सिक्के लेती थी। जब उनकी माँ को पता चला कि वो गर्भवती है, तो उन्हें पता था कि उन्हें बाहर निकालने में बस कुछ ही समय लगेगा। इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा बचा लिया, कभी भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया। लैंडन के लिए, जब उसने शाही परिवार में पेज के रूप में प्रशिक्षण लेना शुरू किया, तो उसे प्रति माह 50 सोने के सिक्के मिलते थे। यदि वो एक आम नागरिक होता तो उसे 700 तांबे के सिक्के मिलते, जबकि उसके भाइयों को प्रति माह 300 सोने के सिक्के मिलते थे। उसने अपना सारा पैसा अपनी माँ को बचाने के लिए दे दिया। उन्हें जीवन में ज्यादा जरूरत नहीं थी। चूंकि वे महल के पीछे ही खाते पीते थे और रहते थे, इसलिए उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे काफी सोने के सिक्के बचाने में सक्षम थे, लेकिन ये सब बदलने वाला है। पहले उनके पास सिर्फ खुद के लिए पैसे थे,
लेकिन अब उनके पास खिलाने के लिए पूरा राज्य है और अपने शूरवीरों और नौकरों को वेतन देना है जो उचित है। पहले ये सभी लोग साम्राज्य से अपना वेतन लेते थे, अब लैंडन को आगे आना होगा। उन्होंने जल्दी से गणना की कि उनकी बचत कम से कम 6 महीने तक सभी की देखभाल करने में सक्षम होनी चाहिए। मुद्रा के आधार पर 100 तांबे के सिक्के एक चांदी का सिक्का देते हैं। इसी तरह 100 चांदी के सिक्के एक सोने का सिक्का देते हैं। औसत वेतन 250 तांबे के सिक्कों तक का भुगतान करता है, जबकि एक शूरवीर का वेतन उनके रैंक के आधार पर न्यूनतम 700 तांबे के सिक्के देता है। उसने ये भी ध्यान में रखा कि उसे नए उपकरण और इमारतें बनाने की जरूरत पड़ सकती है। उसे जल्दी से वो स्टार्टर पैक याद आ गया जो उसे मिला था। एक बार जब वो भोजन के उगने का इंतजार करेगा तो उसे राज्य में मछली पकड़नी होगी। जब वे शहर के एकमात्र महल में पहुंचे तो नौकरानियां उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज और महामहिमगण, आपका दिन शुभ हो। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका नया स्वामी हूँ, लैंडन बार्न। ये मेरी माँ किम, मेरी मित्र लूसी, मेरे वफादार अनुचर और मेरे कर्मचारी हैं। अब आइए हम अपना नया घर देखें। ठीक है, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक बार जब उनका परिचय करवा दिया गया और उन्हें पूरा महल दिखा दिया गया तो लैंडन के सभी कर्मचारी एकत्र हो गए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों के समूह को देखकर ऐसा लगा कि उनमें से अधिकांश की उम्र 20 के आसपास थी, जबकि कुछ की उम्र किशोरावस्था के अंतिम चरण में थी और कुछ की उम्र किशोरावस्था के आरंभिक चरण में थी। महल में कितने लोग काम करते हैं? उसने पूछा। 20 वर्ष की एक लड़की आगे आई और बोली, मेरे स्वामी 30। यहाँ 12 माली, 4 अस्तबल के लड़के, 3 रसोइये और 11 नौकरानियां हैं। अच्छा, नाथन, डैनियला, कृपया आगे आइए, उन्होंने कहा। महाराज, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, दोनों कई सालों से अपनी मां के प्रति वफादार रहे हैं। नाथन 47 साल का बटलर है जबकि डैनियला एक अधेड़ उम्र की महिला है। वे वास्तव में शादीशुदा है और उनका एकमात्र बच्चा गैरी है। नाथन, तुम्हें लड़कों को प्रशिक्षित करना है जबकि डैनियला लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। तुम सभी को महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। तुम्हारा वेतन 350 तांबे के सिक्के होंगे। इसका उपयोग अपने परिवारों की देखभाल के लिए करें। यदि तुम सभी को कोई कठिनाई हो तो कृपया हम में से किसी को भी सूचित करें। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं। जब नौकरों ने ये सुना तो वे दंग रह गए और फिर बहुत उत्साहित हो गए। किसी को पता होना चाहिए कि भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके परिवारों ने यहाँ बहुत कठिन जीवन जिया था। वे सभी जानते थे कि औसत वेतन 250 कॉपर सिक्के है, लेकिन महामहिम ने 100 और कॉपर सिक्के देने की पेशकश की। इसका क्या मतलब था? महामहिम बहुत दयालु और करुणामय है, हमें उनकी सेवा निष्ठापूर्वक करनी चाहिए, वे सभी सोच रहे थे। जब उसने सभी नौकरों को निकाल दिया तो उसने अपने सेवकों से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। आप सभी ने वर्षों तक मेरे घर की निष्ठापूर्वक सेवा की है। ये हमारा नया घर है, हमारा नया जीवन है। साम्राज्य ने हमें हमेशा के लिए विदा कर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने अनुचरों की ओर देखा। वे सभी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा। उन्होंने सोचा होगा कि आखिरी हंसी उनकी ही होगी। वे ये भी सोच सकते हैं कि उनकी मदद के बिना हम सब मर जाएंगे। उन्हें लगता है कि हम कमजोर, रिक्शाहीन और साम्राज्य के लिए एक उपद्रव है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम इस जगह को स्वर्ग में बदल देंगे और उन्हें इस तक पहुंचने से रोक देंगे। जैसे जैसे वो बोलता गया, शूरवीर बहुत उत्साहित होते गए। उनका खून खौल रहा था। उनमें से ज्यादातर को बताया गया कि वे जीवन भर बेकार रहे। उन्हें कचरा कहा जाता है और राजधानी में कई बार उन्हें नीची नजर से देखा जाता है। यहाँ तक कि लूसी और उसकी माँ भी इसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उनका खून खौल रहा था। क्या आप सब मेरे साथ हैं? यह है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे सुपर नाइट की जरूरत है जो कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण ले, इसलिए मैं केवल सुपर नाइट के लिए वेतन का भुगतान करूंगा। सभी पेज को 1000 तांबे के सिक्के मिलेंगे, स्क्वायर को 2000 सिक्के मिलेंगे, लेफ्टिनेंट को 3500, कैप्टन को 6000, मेजर को 9000, कमांडर को 12000, मास्टर कमांडर को 15000 और अंत में प्रोविस्ट को 18000 तांबे के सिक्के प्रति माह मिलेंगे। हर कोई हैरान था। ये रकम निश्चित रूप से विभिन्न व्यवसायों के लिए बहुत अधिक थी। यह एक नया युग है, एक नया समय है, एक नया घर है और एक नया राजा है। राजा अमर रहें, राजा अमर रहें। वो जानते थे कि वो शूरवीरों के प्रशिक्षण के तरीके को बदलेंगे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे शुरुआत करनी थी। इस युग में उनके पास पृथ्वी पर स्थापित किसी भी प्रकार का कठोर प्रशिक्षण नहीं था। वास्तव में जब वो 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने 2 साल तक अपने देश की सेवा की और फिर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। वो किसी और से ज्यादा सैन्य गतिविधियों के महत्व को जानते थे। चूंकि यह प्रणाली अंततः उसे तोपों और बारूद बनाने के बारे में सभी ज्ञान के साथ पुरस्कृत करेगी, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि वो जल्द ही अपनी खुद की मशीन गन बना लेगा। इसलिए उसे पुरुषों की सजगता और शारीरिक स्थितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बंदूकें या किसी अन्य सैन्य उपकरण को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकें। हालांकि उनके पास वर्तमान में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उस तरह के प्रशिक्षण से मिलने वाले लाभों की उपेक्षा करेंगे। उन दिनचर्याओं ने सैनिकों को खुद पर, अपने अधीनस्थों और अपने साथियों पर विश्वास बनाने में मदद की।
इससे सैनिकों को अपने नेतृत्व कौशल को सुधारने, अपनेपन की भावना, गर्व, दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने और निश्चित रूप से अत्यंत मजबूत शरीर प्राप्त करने में भी मदद मिली। उसे ऐसे सैनिकों की जरूरत थी जो उसके लोगों और राज्य के प्रति वफादार हों, न कि ऐसे लोग जो योग्यता या पैसे के लिए काम करते हों। उन्होंने सैनिकों को गंभीरता से देखा और यह सुनिश्चित किया कि वे लगभग सभी को अपनी आंखों से देखें। वे एक कुशल सैनिक की तरह दिखते थे। कल सुबह सूर्योदय से पहले सभी शूरवीर प्रशिक्षण के लिए आंतरिक महल में एकत्रित होंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में नई दिनचर्या के साथ साथ आपकी सामान्य तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी शामिल होगी। जो लोग देर से पहुंचेंगे उन्हें पूरे दिन नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। बिना किसी अच्छे कारण के 3 बार से अधिक अनुपस्थित रहने पर पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा और कड़ी सजा दी जाएगी। अब क्या आप समझे? सभी शूरवीरों ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हाँ मेरे राजा। बहुत बढ़िया, अब तुम 3 समूहों में विभाजित हो जाओ। वे किसी भी क्रम में हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समूह में 100 आदमी होने चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह अपनी माँ और लूसी की ओर चला गया। माँ, हमें सभी शूरवीरों, हमारे कार्यकर्ताओं और खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हमने गेहूं से भरी 3 गाड़ियां, सेम से भरी 1 गाड़ियां, मटर से भरी 1 गाड़ियां, जौ, राई और जई से भरी 1 गाड़ियां लाई, और अंत में खेती के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों से भरी 1 गाड़ियां लाई। यह अच्छा है, माँ। लूसी, कल सुबह क्या आप सभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रसोई में सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त भोजन हो? मुझे हर सुबह भोर में सारा भोजन आंतरिक प्रांगण में पहुंचाने की आवश्यकता है। उसने धीरे से पूछा। आखिरकार वो उसकी माँ थी, सेना में कोई सैनिक नहीं, और लूसी वह थी जिसकी वो बहुत परवाह करता था। लूसी ने लैंडन के सुंदर चेहरे को देखा और शर्मा गई। भाई लैंडन कब से इतने अच्छे और सुंदर दिखने लगे? लैंडन को देखते हुए लूसी लगातार शर्माती रही। दूसरी ओर किम ने अपने बेटे के सुंदर चेहरे को देखा। वो मुस्कुराई और सोचा, मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया। वो कितना प्यारा है, सख्त और मर्दाना व्यवहार करता है। उसके गालों को धीरे से दबाते हुए उसने कहा, मेरा छोटा बेटा बड़ा हो गया है। बेशक मैं ये करूंगा। अब ये हमारा घर है। जो भी तुम्हें मुझसे करवाना हो बस कह दो। भाई लैंडन, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहोगे, लूसी ने कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा, उसका चेहरा लाल हो गया। किम ने देखा और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लैंडन को समझ नहीं आया कि उसकी माँ क्यों लगातार हंस रही थी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लूसी। उन्हें देखकर उसे लगा कि वो सचमुच धन्य है। हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था, फिर भी वो अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। औरत, तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेती? भले ही मैं 15 साल का दिखता हूँ, लेकिन मैं एक पूर्ण विकसित आदमी हूँ। क्या तुम नहीं देख सकती कि यह एक गंभीर सैन्य क्षण है? तुमने अभी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तुम यहाँ हो, सार्वजनिक रूप से मेरे गालों को चुटकी बजा रही हो। हाँ, मैं हार मानता हूँ। सौभाग्य से किसी ने तुम्हें ऐसा करते नहीं देखा, वरना ये गंभीर माहौल एक मजाक बन जाता। अपनी माँ से बात खत्म करने के बाद उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसके सभी सैनिक 3 मुख्य समूहों में बंटे हुए हैं। कमांडर लुसियस को छोड़कर वो चेहरे पर गंभीर भाव लिए उनकी ओर बढ़ा। चूंकि हमारे राज्य में 3 नाइट कैप्टन हैं, इसलिए सभी नाइट इन कैप्टन के अधीन समूहीकृत किए जाएंगे। सभी नाइट कैप्टन कमांडर लुसियस को जवाब देंगे। कैप्टन जोश। जोश भीड़ से बाहर आया और सलामी दी। मेरे राजा, उसने अभी भी घुटनों के बल झुके हुए कहा। आप पहले समूह के सभी लोगों का नेतृत्व करेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जैसी आपकी इच्छा मेरे राजा। जोश लुसियस की ओर बढ़ा, उसे सलामी दी और कहा, कमांडर, और पहले समूह की ओर चला गया। जब वो उनके सामने पहुंचा तो वे सब चिल्ला उठे, कप्तान। जोश फिर उनके सामने खड़ा हो गया और लैंडन का सामना किया। लैंडन ने फिर मार्क और गैरी को अन्य टीमें आवंटित करना जारी रखा और वही परिदृश्य दोहराए। जब सभी लोग अपने अपने समूहों से संतुष्ट दिखे तो उन्होंने लैंडन की ओर मुंह करके चिल्लाया, माय लॉर्ड। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे राजधानी में रहने के समय की तुलना में अब सचमुच यहाँ के हैं। लैंडन जितना ध्यान उन पर कभी किसी ने नहीं दिया था। आप सभी एक दूसरे को परिवार की तरह, एक दूसरे के भाई की तरह लेंगे। आप एक साथ खाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मजबूत बनेंगे और एक साथ इस राज्य का निर्माण करेंगे। कोई भी शूरवीर कभी पीछे नहीं रहेगा। वे दंग रह गए और उतने ही हैरान भी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा वाक्य सुना था। इस दुनिया में ताकतवर राज करते हैं और कमजोर नष्ट हो जाते हैं, बस यही तो था। लेकिन चूंकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए वे लैंडन के शब्दों से बहुत प्रभावित और भावुक हो गए। अभी हम भूमि का निरीक्षण करेंगे। कमांडर लुसियस, आप क्या सोचते हैं? लैंडन ने लुसियस की ओर देखते हुए पूछा। महाराज, यह एक बेहतरीन विचार है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सब निरीक्षण के लिए जाएं, ताकि पता चल सके कि बेमार्ट की सुरक्षा कैसे की जाए। लुसियस ने तुरंत उत्तर दिया। मैं सहमत हूँ। आखिरकार हमें यहाँ की स्थिति की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके आधार पर हम सभी को उचित रूप से कर्तव्य और जिम्मेदारियां आवंटित कर पाएंगे। अभी के लिए आइए बेमार्ट को देखें। सभी को इसकी जरूरत थी।
जब वो अपने आदमियों के साथ बाहर जाने वाला था तो लुसियस ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया। छोटे लैंडन, क्या तुम्हारे गाल अभी भी दर्द कर रहे हैं?